एक दरोगा महिला की हत्या कर देता है और हत्या करने के बाद उसके शव को घसीटकर खेत के अंदर ले जाता है और फिर उसके शरीर के सारे कपड़ों को उतार देता है, उसकी एक एक पहचान को छीन लेता है और फिर वहां से चुपचाप चले जाता है। दरोगा सोचता है कि शायद वो कभी पकड़ा नहीं जाएगा, लेकिन जो दरोगा रोजाना किसी इन्वेस्टिगेशन करता था, ऐसे मामलों को देखता था कि कोई सबूत आ जाए हाथ में, वो दरोगा ही एक गलती कर बैठता है और वो भी वहां पे एक सबूत छोड़ जाता है, जिसकी वजह से इस दरोगा की हत्या का खुलासा हो जाता है कि हत्या इसी दरोगा ने की है। दोस्तों, आज की कहानी इसी दरोगा के ऊपर है जिसने एक महिला की हत्या कर दी और उसके शरीर से एक एक कपड़ा उतार लिया और उसे झाड़ियों में फेंक कर चला गया और फिर उस महिला की लाश को जानवर खा रहे थे। दोस्तों, आखिर ये महिला कौन थी जिसकी इस दरोगा ने हत्या की और आखिर इस महिला की हत्या क्यों की गई थी? आज की कहानी इसी के ऊपर है। तो दोस्तों, कहानी शुरू करूंगा उससे पहले मैं बस आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि रोजाना रात को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफर। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना शुरू होती है उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले से और हमीरपुर जिला मुख्यालय से लगभग 37 किलोमीटर दूर महोदा राठ रोड है और महोदा राठ रोड पर ही रमना गाँव है। दरअसल मैं बात कर रहा हूँ 13 नवंबर 2025 की सुबह की। होता क्या है, महोदा राठ रोड से रमना गांव में जो रोड जा रहा है, वहां से गांव के लोग सुबह सुबह गुजर रहे होते हैं और जब गांव वाले वहां से आ जा रहे होते हैं तभी एक आदमी की नज़र जमीन पर पड़ती है, क्योंकि जमीन पर बहुत सारा खून पड़ा हुआ था और खून के साथ साथ उसके वहां से कुछ घसीटने के निशान थे। अब वो आदमी चौंक जाता है कि भाई यहाँ पे खून किसका है इतना सारा, तो इसीलिए वो क्या करता है, खेत की तरफ देखता है जिस तरफ वो खून के निशान जा रहे थे। वहीं वो देखता है कि वहाँ पे एक लाश पड़ी हुई है और उस लाश को जो है कुत्ते नोच नोच के खा रहे थे। ये चीज़ देखकर वो आदमी चौंक जाता है, तुरंत ही वो शोर मचा देता है और गांव के लोगों को बुलाता है कि देखो खेत में एक लाश पड़ी हुई है जिसे कुत्ते नोच नोच के खा रहे हैं। अब गाँव वाले तुरंत ही पुलिस को फ़ोन करते हैं, पुलिस मौके पर पहुँचती है। पुलिस जैसे ही मौके पर पहुँचती है तो देखा जाता है कि ये लाश जो है एक महिला की है और इसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था। इसका सर बुरी तरह से फोड़ा गया है और लाश छस्त व्यस्त पड़ी हुई है। उसे कुत्तों ने और जानवरों ने नोच नोच के बुरा हाल कर दिया है। इसीलिए पुलिस वाले क्या करते हैं, तुरंत ही उस लाश को जब्त करते हैं और पोस्टमार्टम के लिए भेजते हैं। और अब इस महिला के बारे में जानकारी ली जाती है कि आखिर ये महिला कौन है। गाँव वालों से पूछा जाता है कि इस महिला के बारे में किसी को कोई जानकारी है क्या, गाँव में से कोई महिला गायब है? तो पता चलता है कि गांव में से तो कोई महिला गायब ही नहीं है और इस महिला को कोई जानता भी नहीं है। अब किया जाए तो क्या किया जाए? अब पुलिस वाले जो है आसपास खेत में ढूंढते हैं कि शायद कुछ मिल जाए, कुछ भी नहीं मिलता, सिर्फ खून के निशान होते हैं। इसीलिए पुलिस वाले जो है रोड पर आ जाते हैं और वो देखते हैं कि यहाँ तक आने का सिर्फ एक ही रोड है, कोई और रोड है नहीं और उस रोड पर भी खून पड़ा हुआ है। तो पुलिस वाले देखते हैं कि आसपास में कोई CCTV कैमरा है, तो पुलिस वालों को पता चलता है कि उस रास्ते पे बहुत सारे CCTV कैमरे हैं। अब उस लाश की जो मौत हुई थी, हत्या हुई थी, उसके अकॉर्डिंग देखा जाता है कि इसकी लाश जो है रात को शायद कोई कार में रख के या किसी गाड़ी में रख के लाया है और फिर यहाँ पे ठिकाने लगा गया है। इतनी ही देर में उस जो लाश थी उसकी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ जाती है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से पता चलता है कि इस महिला के सर पे किसी वजनदार चीज़ से हमला किया गया है, जिससे इसके सर की हड्डियां जो है टूट गई हैं और इसके गले को किसी चीज़ से दबाया गया है, क्योंकि इसके गले की नसें जो है वो ब्लॉक पाई गई हैं। अब ये वाली बात भी क्लियर हो गई थी कि इसकी सर पे किसी चीज़ से हमला किया गया है और इसके गले को दबाया है, उसके बाद इसकी लाश को यहाँ पे ठिकाने लगा दिया गया है। अब पुलिस वाले क्या करते हैं, CCTV कैमरे की मदद लेते हैं कि आसपास में जो CCTV कैमरे हैं उनको देखा जाए, शायद उनमें कुछ मिल जाए। तो दोस्तों, CCTV कैमरे में क्या है, एक कार जा रही होती है और वो कार हत्या के समय से मैच कर रही होती है। उस कार का नंबर होता है UP 16AA9499। इस कार के बारे में जानकारी ली जाती है कि ये कार किसकी है, तो पता चलता है कि ये कार जो है देवेंद्र कुमार नाम के आदमी की है, जो कि करवई थाना के अंतर्गत रहता है। अब पुलिस देवेंद्र कुमार के पास जाती है, उससे पूछते हैं कि ये कार तुम्हारी वहाँ पे क्या कर रही थी। तो देवेंद्र कुमार कहता है कि कल रात को तो मैं कार लेकर ही नहीं गया, कल रात को तो मेरी कार को दरोगा जी ले गए थे जिनका नाम है अंकित।
वो जो है किसी शादी में गए थे, उन्होंने मेरे से मांगी कार और कार लेकर चले गए। अब अंकित के पास जाया जाता है, अंकित से पूछा जाता है कि कल रात को तुम इस कार को लेकर कहीं गए थे? तो उसने कहा था हाँ जी मैं शादी में गया था। तो उन्होंने पूछा उस लाश के बारे में, तो अंकित साफ मना कर देता है। अंकित वहाँ पे लाश की शिनाख्त करने के लिए जाता है तो उस लाश को पहचान जाता है। तो लाश की पहचान जो होती है दोस्तों किरण सिंह के नाम से, जो कि करवई थाना के अंतर्गत रहती है। अब किरण सिंह के नाम पे जैसे ही इस लाश की पहचान होती है तो पुलिस वाले अंकित से पूछा जाता है कि आप इसके परिवार वालों को जानते हैं? तो वो कहता है हाँ मैं जानता हूँ इसके परिवार वालों को। तो उसके परिवार वालों को फ़ोन किया जाता है। अब जैसे ही फ़ोन किया जाता है तो इसके भाई सतीश को फ़ोन मिलाया जाता है और उससे कहा जाता है कि तुम्हारी बहन की लाश ऐसे ऐसे करके खेत में पाई गई है। अब सतीश और उसका पूरा परिवार दौड़ा दौड़ा चील घर जाते हैं, जिसे मोर्चरी बोलते हैं। मोर्चरी में जाते हैं, लाश को देखते हैं, लाश की पहचान कर लेते हैं, शनाख्त हो जाती है कि ये लाश किरण की ही है। अब सतीश से पूछा जाता है, किरण के भाई से, कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी बहन की हत्या किसने की होगी? तब सतीश बताता है कि मेरी बहन की हत्या किसी और ने नहीं, मेरे जीजा विनोद ने की है। विनोद सिंह जो कि सीआरपी में तैनात है और उसके साथ में दरोगा अंकित भी शामिल है। इन दोनों ने मिलकर ही मेरी बहन की हत्या की है, क्योंकि कल यानी कि 12 नवंबर 2025 को मेरी बहन घर से निकली थी तारीख पर, क्योंकि उसका जो है उसके पति के साथ केस चल रहा था, इसीलिए वो तारीख पर निकली थी। वहाँ पे मेरा जीजा विनोद भी था और जो दरोगा है अंकित, जो कि इस मामले को पूरे को देख रहा था, वो भी था। इन दोनों ने ही मेरी बहन को किडनैप किया है, किडनैप करके उसकी हत्या की है, क्योंकि अंकित का ही फ़ोन गया था किरण के भाई के पास। अब जो उसके जीजा है और जो दरोगा है, इन दोनों के ऊपर आरोप लगा रहा था। लेकिन दरोगा के ऊपर आरोप क्यों लगा रहा है? चलो जीजा के ऊपर लगा रहा है तो ठीक है, लेकिन दरोगा के ऊपर क्यों? इसके बाद क्या होता है दोस्तों, जब दरोगा का नाम सामने आ जाता है तो पुलिस वाले क्या करते हैं, इस दरोगा की पूरी कॉल डिटेल निकलवाते हैं, हिस्ट्री निकलवाते हैं, और इधर से जो किरण थी उसकी पूरी कॉल डिटेल निकलवाते हैं। तो पता चलता है कि किरण और ये दरोगा अंकित जो है, इन दोनों की बहुत लंबी बातें होती थी। और जिस समय पे किरण की हत्या हुई थी उस समय पे इस दरोगा अंकित का जो है मोबाइल हत्या वाली जगह पे लोकेटेड था, यानी कि उसकी लोकेशन वही थी जहाँ पे किरण की हत्या हुई थी। अब इससे ये वाली बात तो सामने आ जाती है कि अंकित ने ही शायद कुछ ना कुछ किया है, क्योंकि किरण और अंकित का मोबाइल कल शाम यानी कि 12 नवंबर 2025 की शाम को एक साथ था। अब इसके बाद क्या होता है, अब अंकित को पुलिस वाले क्या करते हैं, उसके घर जाके गिरफ्तार कर लेते हैं और गिरफ्तार करके थाने में बैठाया जाता है और फिर उससे पूछा जाता है कि भाई सारी चीज़ तुम्हारी मैच हो रही है, कार भी तुम लेकर जा रहे थे, तुम्हारा मोबाइल भी लोकेटेड है वहाँ पे, तुम्हारी लोकेशन भी वही निकली है और तुम्हारी इससे बात भी बहुत लंबी लंबी होती थी। अब तुम सीधे सीधे बताओ या फिर तुम्हारे साथ सख्ती बरती जाए। इसके बाद जो अंकित है वो पूरी कहानी शुरू से लेकर आखिर तक सुनाता है और वो अपना गुनाह कबूल भी करता है। वो कहता है कि हाँ मैंने ही किरण की हत्या की है, क्योंकि मैं उससे बहुत ज़्यादा परेशान आ गया था। अब पुलिस वाले उससे पूछते हैं कि तुमने किरण की हत्या क्यों की, ये बताओ। इसके बाद जो है अंकित पूरी कहानी शुरू से लेकर आखिर तक सुनाता है। अंकित बताता है कि वो 2023 का बैच का दरोगा है और साल 2024 में उसका जो है महोबा के करवई थाने में पोस्टिंग हुई थी और यहीं पे जो किरण है, किरण सिंह का एक केस चल रहा था। दरअसल किरण सिंह ने एक रिपोर्ट लगाई हुई थी जिसमें उसने अपने पति विनोद के ऊपर केस लगाया था, जो कि विनोद जो है सीआरपीएफ में तैनात है। दरअसल किरण जो है पहले से शादीशुदा थी और जब वो शादीशुदा थी तो शुरुआत के साल कुछ समय तो बिल्कुल ठीक चल रहे थे, लेकिन इसके बाद क्या होता है, जो उसके ससुरालिया हैं वो जो है उसके परिवार वालों के ऊपर कुछ दबाव डाल रहे थे और दबाव था 2 लाख रुपए और एक ब्रेजा कार कि तुम हमें ये चीज़ दे दो। लेकिन किरण के परिवार वालों ने साफ मना कर दिया और उन्होंने कह दिया कि हमारे पास कुछ भी नहीं है, हम तुम्हें कुछ नहीं दे सकते। इसीलिए जो उसके ससुरालिया हैं वो किरण को मारा करते थे, पीटा करते थे। इसीलिए किरण जो है अपने ससुराल को छोड़कर वापस अपने मायके आ जाती है। किरण की कोई संतान नहीं थी और वो अकेली थी। अब वो अपने परिवार वालों के साथ रहती है और अपने पति विनोद के ऊपर दहेज उत्पीड़न का केस लगाती है और अपने देवर के ऊपर दुष्कर्म का केस लगाती है। इसीलिए जो उसका केस चल रहा था तो वो जो है करवई थाने बहुत आया जाया करती थी और वहीं पे अंकित की पोस्टिंग भी हो जाती है। और जब अंकित की पोस्टिंग हो जाती है तो किरण
और अंकित के बीच में बोलचाल होती है। अंकित 2-3 बार किरण के घर पे भी गया था पूछताछ करने के लिए कि तुम्हारे साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो किरण ने सारी चीज़ बताई। इसी बीच में क्या होता है, किरण ने अंकित का मोबाइल नंबर ले लिया। अब मोबाइल नंबर ले लिया तो इसके बाद में किरण जो है दिन में 2-2 3-3 बार उसे फ़ोन करती थी, कभी कभी वीडियो कॉलिंग भी कर देती थी। इसी बीच में अंकित जो है एक दिन अपने घर पे था और सुबह ही सुबह दांत मांज रहा था और उसने शर्ट नहीं पहनी हुई थी, और इसी बीच किरण उसे एक वीडियो कॉलिंग करती है। और जब वीडियो कॉलिंग करती है तो अंकित जो है बिना शर्ट के होता है और दांत मांज रहा था। तो किरण क्या करती है, उसकी एक स्क्रीनशॉट मार लेती है और इसके बाद में अंकित से संपर्क साधना शुरू करती है। अंकित से संपर्क साधना शुरू करती है तो इन दोनों के बीच में हो जाती है दोस्ती, दोस्ती प्यार में बदल जाती है और प्यार शारीरिक संबंधों में बदल जाता है। ये सारी चीज़ बहुत अच्छी तरह से चल रही थी। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, जो अंकित है वो कुंवारा था, उसकी शादी नहीं हुई थी और वो मूल रूप से रायबरेली के महमद मऊ गाँव का रहने वाला था और इसके परिवार के लोग जो है प्रयागराज में रहते हैं। अब पुलिस इसके घर पे गई थी तो वहाँ पे ताला लग रहा था। इसके पूरे परिवार के लोग प्रयागराज में रहते हैं और अंकित के पिताजी भी एक दरोगा हैं। अंकित अभी अकेला था और वो जो है मरकत गांव में ही रहता था, थाने के आसपास ही रहता था। अब इसके बाद क्या होता है दोस्तों, अब इसके बाद इन दोनों के बीच में शारीरिक संबंध होने लग जाते हैं। इसके बाद में क्या होता है, किरण अंकित से कहती है कि अब मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, अपने पति को जो है तलाक देना चाहती हूँ। लेकिन अंकित जो है साफ मना कर देता है। वो कहता है कि देखो मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं कर सकता। किरण उससे पूछती है क्यों नहीं कर सकते, तो वो कहता है कि हम दोनों की जात जो है अलग है, मेरे परिवार वाले बिल्कुल नहीं मानेंगे और तुम पहले से ही शादीशुदा हो, इसीलिए मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। अब जैसे ही ये वाली बात सामने आती है तो किरण को ये वाली बात बुरी लग जाती है। वो कहती है कि जब तुम मेरे साथ शारीरिक संबंध बना रहे थे, जब तुम्हारे परिवार वालों ने ये नहीं कहा कि उसकी जात अलग है हमारी जात अलग है, जब तुम मेरे साथ शारीरिक संबंध बना रहे थे तब तुमने ये नहीं देखा कि मैं पहले से शादीशुदा हूँ और अब जाके तुम मेरे से कह रहे हो कि मैं शादीशुदा हूँ। वो कहती है कि मैं तुमसे ही शादी करूँगी और किसी से नहीं करूँगी। अंकित साफ मना करता है। किरण फिर से उसके ऊपर दबाव डालती है। अंकित फिर मना करता है तो किरण क्या करती है, उसे माँ की गाली देने लगती है, मतलब माँ के खिलाफ उसके मतलब गलत शब्द बोलती है गालियों में। अंकित को ये वाली बात बुरी लगती है। अंकित उसे छोड़ के चला जाता है। अब किरण उसे बार बार फ़ोन करती थी। अंकित क्या करता है, उसके नंबर को ब्लैक लिस्ट में डाल देता है। अब किरण दूसरे नंबर से उसे बार बार फ़ोन करती। अंकित बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। वो कहता है इस किरण से कैसे पीछा छुड़ाया जाए। किरण मान नहीं रही थी बिल्कुल भी, लेकिन दरोगा साहब फ़ोन काटे जाए और वो फ़ोन कर ही जाए। इसीलिए क्या होता है, 11 तारीख को किरण फ़ोन करती है और वो कहती है कि मैं तुम्हारे साथ घूमना जाना चाहती हूँ, मतलब वो घूमने की प्लानिंग करती है। तो अंकित सोचता है कि क्यों ना, अब घूमने आएगी तो मैं इसे समझा दूंगा, समझ जाए तो अच्छा है, लेकिन किरण नहीं समझती। 12 नवंबर 2025 को क्या होता है, अंकित अपने पड़ोसी से कार लेकर जाता है घूमने के लिए। किरण की तारीख होती है। किरण अंकित के साथ घूमने के लिए चली जाती है। वो उसे कार में बहुत समझाता है कि भाई शादी नहीं कर सकते, लेकिन किरण मानने वाली नहीं थी। वो तो कहती है कि मैं अपने पति को छोड़ूंगी, तुमसे शादी करूंगी। अंकित उसे बार बार समझाता है लेकिन वो नहीं मानती। अब क्या होता है, सुमसाम इलाका आ जाता है जो कि रमना गांव के पास था। वहाँ पे कोई आता जाता नहीं था, रात का समय था। अंकित अपनी गाड़ी रोकता है टॉयलेट करने के लिए। अब जैसे ही वो बाहर निकलता है तो बाहर उसकी गाड़ी की डिग्गी में एक लोहे की रॉड रखी हुई थी। वो लोहे की रॉड को निकालता है। किरण भी बाहर आ जाती है और किरण के सर पे जोर से मारता है। किरण एक ही बार में नीचे गिर जाती है। उसके सर से बहुत ज़्यादा खून निकलता है और फिर अंकित उस लोहे की रॉड को तब तक उसके सर पे मारता है जब तक कि उसकी आवाज़ निकलना बंद ना हो जाए। उसके बाद वो उसके गले को भी घोंटता है। गले को घोंटता है, वो कंफर्म कर लेता है कि किरण मर चुकी है। इसके बाद वो उसकी लाश को घसीटते घसीटते जंगल में लेके जाता है, झाड़ियों में जो खेत थे वहाँ पे लेके जाता है और फिर उसके शरीर के सारे कपड़ों को उतारता है एक एक को, ताकि किरण के शरीर पर कोई भी निशान ना रहे, कोई भी सबूत ना रहे। उसके बाद वो सारे कपड़ों को उतार लेता है और फिर वहीं पे 20 मिनट तक बैठता है। वो सोचता है कि आखिर उससे क्या हो गया और उसने ऐसा क्यों कर दिया। अब वो बहुत देर तक वहाँ पे बैठा होता है। इसके बाद में उसके कपड़ों को उठाता है, गाड़ी में डालता है और वहाँ से निकल जाता है। वो सोचता है कि वो पुलिस के हत्थे नहीं लगेगा, लेकिन उसकी एक गलती हो गई। वो अपने साथ में मोबाइल लेकर आया था और मोबाइल लेकर आया था तो उसकी लोकेशन और किरण की लोकेशन एक ही थी और इन दोनों के बीच में लंबे लंबे समय तक बात होती थी और इसकी कार का नंबर सीसीटीवी कैमरे में आ गया था। ये सारी चीज़ों की वजह से आखिरकार अंकित को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है और इसके बाद अंकित के ऊपर SC ST 420 और
बलात्कार का केस भी लगाती है और हत्या का केस भी लगाती है। अंकित बताता है कि किरण जो है लोगों को बार बार फंसाया करती थी। किरण ने साफ कहा था अंकित से कि अगर तुम मुझसे शादी नहीं करोगे तो मैं तुम्हें दुष्कर्म के मामले में फंसा दूंगी और फिर तुम जिंदगी भर जेल में सड़ोगे और तुम्हारी सरकारी नौकरी भी चली जाएगी। अंकित ने बताया कि साल 2020 में भी किरण ने एक बैंक कर्मी के ऊपर दुष्कर्म का इल्ज़ाम लगाया था और उसने अपने ससुरालियों के ऊपर दहेज उत्पीड़ना का केस लगाया था और अपने देवर के ऊपर भी दुष्कर्म का आरोप लगाया था। यानी कि किरण जो है अंकित को फंसाने की कह रही थी, जिसकी वजह से वो जेल भी जाता और उसकी सरकारी नौकरी भी चली जाती। इसीलिए अंकित ने आखिरकार परेशान होकर किरण की हत्या कर दी। अंकित का साफ कहना था कि वो बिल्कुल भी नहीं मारना चाहता था किरण को, लेकिन किरण अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही थी, इसीलिए मुझे आखिरकार उसकी हत्या करनी पड़ी। दोस्तों, अंकित को जेल भेज दिया गया है और इस कहानी को सुनाने का मतलब आपको परेशान करना है, विचलित करना बिल्कुल नहीं है। बस आपको बताना है और जताना है। बताना जताना ये है कि अनैतिक संबंध नहीं बनाने चाहिए। किरण पहले से शादीशुदा थी, अंकित कुंवारा था, लेकिन किरण ने क्या किया, अंकित को अपने प्यार के जाल में फंसा लिया। अब प्यार के जाल में फंसा लिया तो फिर उसने उससे बोला कि मुझसे शादी करो, लेकिन अंकित टाइम पास कर रहा था। अब वो टाइम पास कर रहा था, उसके ऊपर प्रेशर पड़ा कि शादी का। अंकित क्या करे, अब प्रेशर इतना ज़्यादा पड़ गया कि उसके ऊपर नौकरी का खतरा आ गया कि वो उसको जाल में फंसा है, उसको दुष्कर्म का इल्ज़ाम लगाएगी तो दुष्कर्म के इल्ज़ाम के साथ उसकी नौकरी भी जाएगी, सरकारी नौकरी वो भी छूट जाएगी, बदनामी मिलेगी। इसीलिए अंकित ने सोचा कि क्यों ना किरण को रास्ते से हटा दिया जाए। और 90% दोस्तों ऐसा ही होता है। होता क्या है, लड़कियां जो हैं प्यार में पड़ तो जाती हैं, लेकिन लड़के ज़्यादातर टाइम पास ही करते हैं। फिर लड़कियां उनसे बोलती हैं कि तुम मुझसे शादी करो, लड़के मना करते हैं और लड़कियां फिर उनके ऊपर दबाव बनाती हैं, तो लड़के क्या करते हैं, लड़कियों की हत्या कर देते हैं। ज़्यादातर कहानियों में मैंने आपको सुनाया ही है। इसीलिए फालतू के प्यार व्यार के चक्कर में ना पड़ें। माता पिता जहाँ पे शादी करा रहे हैं वहीं पे देखें और खुश रहें। आप इस तरह के प्यार में पड़ोगे तो आगे जाके ऐसी कहानियाँ हम सुनाते रहेंगे। दोस्तों, आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में, आप ज़रा हमें कमेंट में बताएं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाएं ताकि रोजाना रात को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार।